हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 3 वीडियोस क्रेटा की मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। फिर भी काफ़ी लोग आप में से कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्रेटा बेस मॉडल कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए आज एक और वीडियो मैं ले आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि मैं बिल्कुल प्रिसाइजली बात करूँगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्या इसमें पॉजिटिव हैं, क्या इसमें नेगेटिव्स हैं। और इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आप अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्रेटा बेस मॉडल आपके लिए सही गाड़ी है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके सबसे पहले पॉजिटिव की, तो वो है इसके सेफ्टी फीचर्स। इसमें दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि 4 डिस्क ब्रेक आते हैं, 6 एयर बैग आते हैं बेस मॉडल से, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, रियर में डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स सीट, स्पीड ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो अनलॉक, रियर पार्किंग सेंसर्स। दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स इसमें आते हैं, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा Hyundai का कि बेस मॉडल में भी सेफ्टी के साथ Hyundai ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर अगले बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव की मैं बात करूं, तो वो है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट। आप देख सकते हैं कि बेस मॉडल से ही Hyundai ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर दे रहे हैं। ये इसकी टॉप मोस्ट हाइट है, यहाँ से हम हाइट को कम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, कन्वीनियंट हो जाता है ड्राइवर्स के लिए। वो अपने अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और कन्वीनियंटली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगले पॉजिटिव की मैं बात करूं, तो वो है सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप सीट बेल्ट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन आप लेके आपकी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट फीचर है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। ये देखिए एयर बैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे भी एयर बैग की बैचिंग है। और ये देखिए कर्टन एयर बैग्स भी इसमें आते हैं, और सीट में भी, दोनों सीट्स में भी इसमें एयर बैग आते हैं। क्रेटा ई वेरिएंट के अगले पॉजिटिव की मैं बात करूं, तो वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। आप देख सकते हैं कि इसमें एक डी कट स्टीयरिंग व्हील आता है, जो कि देखने में काफी सुंदर लगता है और ड्राइविंग में भी काफी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि स्टीयरिंग में टिल्ट और टेलीस्कोपिक का भी फंक्शन मिलता है। इसका लीवर यहाँ पे है, तो लीवर को डाउन करके आप देख पाएंगे कि आप स्टीयरिंग को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है परफेक्ट ड्राइविंग पोस्चर क्रिएट करने के लिए। जैसे कि जो कम हाइट के लोग हैं, वो इसको आगे करके, नीचे करके ड्राइव कर सकते हैं और अपनी सीट को भी आगे कर सकते हैं। सीट हाइट को भी वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो इससे कि एक ओवरऑल बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन आप बना सकते हैं। अगले पॉजिटिव की बात करें, तो वो है ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हैं कि क्रेटा ने बेस मॉडल में ही कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आप देख पाएंगे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी भी शो करता है, फ्यूल कितना है वो शो करता है, टेम्परेचर शो करता है, कोई भी वार्निंग लाइट्स हैं तो वो शो करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑटो स्टॉप कितनी देर से हो रखा है, सिंस लास्ट रीसेट गाड़ी कितना चली है, कितनी गाड़ी ने माइलेज दिया है, सिंस रीफ्यूलिंग गाड़ी कितना चली है, क्या माइलेज हमको मिली है। इसके अलावा और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये TPMS का फंक्शन यहाँ पे मिलता है हमको। ये दिखा देता है कि कितना एयर प्रेशर हमारे टायर में है। और इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हमको मिलते हैं, कन्वीनियंस, डोर और लाइट्स, क्लस्टर लाइट्स, ड्राइवर असिस्टेंस। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि बेस मॉडल में ही मैंने क्रूज कंट्रोल भी एक्टिवेट करवा रखा है। तो ये Hyundai की बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है कि आप बेस मॉडल में भी क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करवा सकते हैं। ये मैंने कंपनी से ही फिट करवाया है, एक्टिवेट करवाया है। इसकी वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, एसेसरीज एंड मॉडिफिकेशन की, आप वो देख सकते हैं। अगले पॉजिटिव की मैं बात करूँ, तो वो है ये पावर विंडोज़। बेस मॉडल में ऑल 4 पावर विंडोज़ आती हैं। हालांकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द कार्स में पावर विंडोज़ बेस मॉडल से ही आ रही हैं, बट काफ़ी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आज भी सिर्फ फ्रंट 2 डोर में पावर विंडो आती है, रेयर में मैनुअली हमको करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा ये भी मेंशन कर देता हूँ, ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। अगले पॉजिटिव की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि हमें आगे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, हमें पीछे भी 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। तो टोटल गाड़ी में 3 टाइप सी पोर्ट है। ये बहुत ही कन्वीनियंट फीचर हो गया है, क्योंकि आजकल हर फोन टाइप सी पोर्ट से ही चार्ज होता है, और एक गाड़ी में अगर आपको 3 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वॉट का ये सॉकेट भी मिल जाता है।
अगले पॉजिटिव की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए हमें बेस मॉडल से ही सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। ये सॉफ्ट कुशन के साथ में आता है। हालांकि ये स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड है, बट काफ़ी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल पोजीशन ये लेने में हेल्प करता है। और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, और ट्विन कप होल्डर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और आगे कुछ इतनी स्पेस मिलती है हमें जहाँ पे हम अपना फ़ोन, वॉलेट वगैरह हम यहाँ पे रख सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर हम रियर में बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे 2 AC वेंट हमें मिलते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हमें मिलते हैं, और साथ ही में हमें सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो गाड़ी में आपको 60-40 स्प्लिट सीट भी मिलती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप सीट को फोल्ड करके एक्स्ट्रा लगेज लेके जा सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 2 लेवल रिक्लाइन होती हैं ये सीट्स। ये देखिए, ये मेरी वाली सीट ज़्यादा रिक्लाइंड है, ये वाली कम रिक्लाइंड है, और मैं चाहूँ तो इसको पीछे रिक्लाइन भी कर सकता हूँ इस लीवर से। ये देखिए, अब ये एक स्टेप आगे रिक्लाइन हो चुकी है। अब अगर मैं आपको क्रेटा के नेगेटिव्स के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा नेगेटिव है इसकी ये हेडलाइट्स। हालांकि इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं और नीचे रिफ्लेक्टर बेस मिलती है, बट इनका थ्रो बहुत बेकार है। हाईवे पे इनका थ्रो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, पता ही नहीं चलता कि हेडलाइट ऑन है या ऑफ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्रेटा बेस मॉडल ले रहे हैं तो इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम अगले नेगेटिव की बात करें तो वो है ये इसके फेंडर के इंडिकेटर्स। आप देख सकते हैं ओवरऑल गाड़ी की लुक कितनी बढ़िया आ रही है, अलॉय व्हील्स, फ्रंट में स्किड प्लेट, DRLs, लेकिन ये जो फेंडर पे इंडिकेटर है इसने पूरे लुक को ख़राब कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बंदा इतना पैसा खर्च कर रहा है ऑन रोड, 12,70,000 रुपये कंपनी को पे कर रहा है, तो इस इंडिकेटर को फेंडर से हटा के साइड व्यू मिरर पे दिया जा सकता था। आजकल तो हर बेस मॉडल गाड़ी में इंडिकेटर फेंडर पे आ रहे हैं, जैसे कि ब्रेजा हो गई और बाकी गाड़ियाँ हो गई। तो क्रेटा एक प्रीमियम SUV सेगमेंट की गाड़ी है, तो इसमें इंडिकेटर को साइड व्यू मिरर पे दिया जा सकता था। अगर मैं अगले नेगेटिव की बात करूं तो वो है ये इसके साइड मिरर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने एक स्टिक दी हुई है। ये एक बहुत ही आउटडेटेड फीचर है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ईजिली इसको हटा के और हमें एटलीस्ट, अगर फोल्ड ना सही तो एटलीस्ट एडजस्टमेंट के फीचर्स यहाँ पे दे सकती थी। i20 तक के बेस मॉडल में हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट के फीचर्स मिलते हैं, बट क्रेटा में थैंक्स टू Hyundai बेस मॉडल में हमें ये स्टिक से एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप कितनी भी मॉडिफिकेशंस करा लो लेकिन अगर आपने ये चेंज नहीं कराया तो कोई भी बैठते ही गाड़ी में बता देगा कि आपका बेस मॉडल है। इसके बाद अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि कस्टमर 13 लाख रुपए पे करने के बाद भी गाड़ी में कस्टमर को कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं और कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्लॉपंग का मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। इस गाड़ी में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, ये बिल्कुल खाली आता है, और ना ही कोई स्पीकर्स इस गाड़ी में हमें मिलते हैं। अगले नेगेटिव की मैं बात करूं तो वो ये है कि इसमें कोई भी सनग्लास होल्डर हमें नहीं मिलता है। ये मैंने एजेंसी से ही लगवाया है गाड़ी खरीदने के बाद एज एन एसेसरी, तो ये कंपनी से नहीं आता है। आप लोग बोलेंगे कि सनग्लास होल्डर की ज़रूरत किसी को नहीं होती, तो ये इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। लेकिन लाइट्स जो इसमें हमें मिलते हैं ये बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि रात को आप देख सकते हैं Hyundai ने सिर्फ एक ही लाइट दी है, तो ये लाइट पूरे कैबिन के लिए सफिशिएंट नहीं है, देखिए। तो इसीलिए ये सनग्लास होल्डर मैंने भी इसीलिए लगवाया, क्योंकि इसमें लाइट्स मिल जाती हैं और कैबिन काफ़ी विजिबल हो जाता है। कैबिन में काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाती है, तो इसलिए ये लगवाना पड़ा मुझे। अब अगर मैं इसके अगले नेगेटिव की बात करूं तो वो है इस गाड़ी की माइलेज। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछली माइलेज की वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। हाईवे पे मुझे 17-18 की माइलेज मिल जाती है और सिटी में मुझे 12 से 13 की माइलेज इजीली मिल जाती है। लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप मेजॉरिटी सिटी में ड्राइव करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली टू गुड़गांव अप डाउन करते हैं डेली, आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 8 महीने में गाड़ी 8,926 किलोमीटर चला दी है। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और मेजॉरिटी रनिंग सिटी के अंदर है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डे टू डे बेसिस पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलता है, तो आप ये गाड़ी कंसिडर मत कीजिए, आप कोई CNG गाड़ी कंसिडर कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप दिल्ली टू गुड़गांव कम्यूट करते हैं और आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, तो आपको बहुत ख़राब माइलेज ये गाड़ी देगी।
अगर आप बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। 12-13 से इसकी माइलेज 7-8 पे आ जाती है। और अगर बहुत गंदा ट्रैफिक है तो 5-6 तक की माइलेज भी मुझे इस गाड़ी से मिली है। तो हालांकि इस गाड़ी की माइलेज हाईवे पे बहुत अच्छी है। अगर खुला रोड है जैसे कि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे रोड पे आपको इजीली 12-13 की माइलेज मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक में फंसेंगे, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आधा घंटा भी फंस गए, 1 घंटा फंस गए, तो इसकी माइलेज ड्रॉप होकर सीधा 6-7-8 तक आ जाती है। तो अगर आपको डेली ट्रैफिक में कम्यूट करना है और आपकी मेजॉरिटी सिटी ड्राइव है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर ना कीजिए। अगर आपकी यूजुअली ऐसे खुले रोड पे ड्राइव होती है और हाईवे पे ड्राइव होती है तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं अगले नेगेटिव की बात करूं तो वो है इसका इंजन। हालांकि इसका इंजन एक पॉजिटिव में भी आता है क्योंकि ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और बहुत ही साइलेंट इंजन है। कैबिन में कोई भी नॉइज नहीं आती, इंजन का पता नहीं चलता है कि इंजन ऑन है या ऑफ है। तो सिटी ड्राइव में, हाईवे ड्राइव पे बहुत ही स्मूथ इंजन है। कभी भी आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगा। कभी भी हाईवे पे ओवरटेक करते टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि आपको और पावर की जरूरत है। आप इजीली, मैंने हाईवे पे 5th-6th गियर में भी गाड़ियां ओवरटेक की हैं। तो हाईवे पे ड्राइव करते वक्त आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी अंडर पावर्ड है, बिल्कुल भी। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। इवन सिटी ड्राइव में भी ये इंजन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है। बिल्कुल साइलेंट रहता है, एसी परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। लेकिन अगर आप रहते हैं पहाड़ी एरिया पे, माउंटेन्स में, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है क्योंकि ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और पेट्रोल इंजन है। तो मैं ये कह रहा था कि स्टीप इंक्लाइन पे सर्टेनली ये गाड़ी अंडर पावर फील होगी। अगर आप 3-4 लोग गाड़ी में बैठे हैं और पहाड़ों पे आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो आपको सर्टेनली फील होगा कि आपको एक छोटे गियर पे ड्राइव करने की जरूरत है। आपको ये भी फील होगा कि शायद अगर मैं डीजल कंसिडर कर लेता तो वो एक बेटर ऑप्शन होता। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं, आपकी ड्राइविंग मेजॉरिटी पहाड़ों की है, तो आप पेट्रोल की बजाय इसका डीजल वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा और आपको अंडर पावर्ड भी फील नहीं होगा। अदरवाइज हाईवे और सिटी के लिए पेट्रोल इंजन बहुत स्मूथ है। आप बिना सोचे पेट्रोल इंजन लीजिए, आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगी।